हेलो गाइस। तो गाइस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर जिसका नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सो बच्चों, ये जो चैप्टर है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये थोड़ा सा डिफरेंट चैप्टर भी है, थोड़ा सा यूनिक चैप्टर भी है। और जब बच्चा इसका नाम देखता है, और यहाँ पे लिखा हुआ होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो बहुत बार बच्चा पूरा चैप्टर कर लेता है और उसको लगता है यार ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिट नहीं कमाती, मतलब ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो इनकम नहीं कमाती। ठीक है। सो गाइस, इसलिए जो इनिशियल आपके 5 मिनट होंगे, जो आपके शुरुआत के 10 मिनट होंगे, उसमें मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि जब हम ये बात कर रहे हैं कि ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें ऐसा क्या डिफरेंट है जो कि एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता, और क्या वाकई में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि इनकम नहीं कमाती। ओके गाइस, तो अगले 5 मिनट में आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, जिसमें हम लोग ये बेसिक बेसिक बातें अपने दिमाग में सेट कर लेंगे, ताकि आने वाला जो चैप्टर है, जो आगे आने वाली बातें हैं, वो आपके दिमाग में थोड़ी सी फिट हो पाए। स्टार्ट करें। तो गाइस, सबसे पहले ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ये करती क्या है, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन कुछ ना कुछ तो करती होगी, बिल्कुल 100%। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, इनका पर्पस होता है कि ये कोई एक ऑब्जेक्टिव को, इनका जो पर्पस होता है वो ये होता है कि कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव को इनको अचीव करना होता है, इसके लिए इनको बनाया होता है। जैसे पर्पस क्या हो सकता है? पर्पस हो सकता है कोई आर्ट्स का कोई मैटर है जिसको इनको प्रमोट करना है। पर्पस हो सकता है कोई कॉमर्स का मैटर। पर्पस हो सकता है कोई सर्विस देना। पर्पस हो सकता है कोई साइंस के मैटर में कोई काम करना। पर्पस हो सकता है कोई रिलीजन के लिए काम करना, कोई चैरिटी के लिए काम करना। तो ये सब पर्पस जनरली अटैच होते हैं। मतलब ये लोग क्या करते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, इसको सेटअप किया जाता है, और जब इसको सेटअप किया जाता है तो इसके साथ एक ऑब्जेक्टिव जुड़ा हुआ होता है। वो ऑब्जेक्टिव हो सकता है आर्ट से रिलेटेड हो, कॉमर्स से, साइंस से, रिलीजन से, चैरिटी से। तो ये लोग किसी एक पर्पस के साथ सेटअप होते हैं, नंबर 1। तो सर, जब ये पर्पस के साथ सेटअप होते हैं तो क्या ये लोगों से पैसा नहीं ले सकते? 100% ये लोग पैसा लेते हैं। आ रहा समझ में? बट मेन चीज क्या है इनका? मेन चीज है वो जो पैसा इनके पास आता है, या मैं इन शॉर्ट कहूं एप्लीकेशन ऑफ इनकम। सर, आपने तो यहां लिख दिया एप्लीकेशन ऑफ इनकम, बट ऊपर तो बोल रहे हो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। मैंने कहा बिल्कुल बोल रहा हूं मैं। तो सर, उनके पास इनकम आएगी नहीं, तो उस इनकम का एप्लीकेशन कैसे होगा? तो मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चों, जब मैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूं, तो मैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो बात कर रहा हूं वो ये है कि ये लोग पैसा तो कमा सकते हैं, इनकम तो अर्न करते हैं, बट जो रिस्ट्रिक्शन है वो इसके एप्लीकेशन पे है। किस पे है? इसके एप्लीकेशन पे। मतलब ये जो पैसा कमाया जा रहा है ये किस यूज में लिया जाएगा? तो इनका जो यूज है वो फिक्स है कि ये उसी यूज में लेंगे जिससे इनके ऑब्जेक्टिव अचीव हो। ऑब्जेक्टिव मतलब ये जो पर्पस है, यहां हमने बताया था कि ये एनजीओ का पर्पस क्या होगा, तो ये जो एनपीओ का पर्पस होगा, ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस होगा, ये वही पर्पस के अचीव करने के लिए इस इनकम को यूज लेंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात, ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ही ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती। मतलब जो इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर होते हैं उनको प्रॉफिट बांटा नहीं जा सकता, तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रिक्टली नो होता है। तो आई होप आपके दिमाग में सेट हो गया होगा कि ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये चीज क्या है। ठीक है। एक मैं आपको जो अभी बताया है इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको लेके दिखा देता हूं, ताकि आपके दिमाग में 100% ये सेट हो जाए। मैंने कहा कि एक इंस्टीट्यूट है, आई होप सब नाम जानते ही हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। आप लोग जब सीए करोगे या सीए कर रहे हो, तो ये जो आईसीआई है ये क्या करता है, इसमें ये पूरी बॉडी है जो सीए कोर्स को मॉनिटर करती है और अकाउंटिंग को भी इंडिया में थोड़ा बहुत हेल्प करती है ग्रो होने में। तो ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। अब लेट्स से कि आईसीआई ने डिसाइड किया, सीए इंस्टीट्यूट ने डिसाइड किया कि यार हम एक रेस्टोरेंट खोलेंगे। आ रहा समझे? अब सबसे पहली बात,
सर क्या आईसीआई एक रेस्टोरेंट खोल सकता है जो कि एक इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी है? 100% कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। अभी अभी मैंने आपको क्या बताया, इनकम कमाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किसमें है कि उस इनकम का यूज आप कहां ले सकते हो। तो ये जो इनकम कमाई जा रही है इसका जो यूजेज है वो आपको ध्यान रखना है कि इसकी इनकम का जो यूजेज है वो स्ट्रिक्टली ये रहेगा कि अगर रेस्टोरेंट से कोई इनकम कमा रहे हैं तो जिस पर्पस के लिए आईसीआई सेटअप हुआ है इस इनकम को उसी पर्पस के लिए काम में लिया जा सकता है, उसके अलावा कोई और पर्पस में यूज नहीं लिया जाएगा। क्लैरिटी है थॉट में? आई होप अब आपको समझ में आ गया है ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। तो मैंने पहले वाले पार्ट में बेटा आपको मीनिंग समझा दिया क्या होता है, मैंने आपको बता दिया कि एप्लीकेशन ऑफ इनकम कैसे होगा, मैंने आपको बता दिया, एक बढ़िया एग्जांपल दे दिया कि इनके अर्निंग कैपेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अर्निंग का जो यूजेस है उस पर रिस्ट्रिक्शन है, ये लोग डिविडेंड नहीं बांट सकते। क्लैरिटी है यहां तक? अब मैंने कहा इसके बाद अब अगले पॉइंट पे आते हैं कि सर इनके जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे, जब हम इनके फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे तो सर इनके फाइनल अकाउंट्स में बेसिकली हमें करना क्या होगा। तो मैंने कहा मेनली आप जब इनके फाइनल अकाउंट्स अभी बनाओगे तो यू हैव टू डील, मतलब आप जब अकाउंट्स बनाओगे तो आपको 3 अकाउंट से ही डील करना है, मतलब आपको 3 चीजों के बारे में बढ़िया नॉलेज होनी चाहिए, वो मैं आपको बता रहा हूं 1 बाय 1। नंबर 1 जो आपको नॉलेज होनी चाहिए बेटा वो होनी चाहिए आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में। सर ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या है जो आपने बोल दिया। मैंने कहा बच्चों ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, ये रिसिप्ट ऑन पेमेंट अकाउंट क्या होता है, ये आपके कैश और बैंक की तरह होता है, ये एग्जैक्टली वैसा ही होता है, इट इज लाइक कैश एंड बैंक अकाउंट। मतलब जैसे आपकी कैश बुक बनती है वैसा ही है, तो आप मान लो कैश एंड बैंक अकाउंट की तरह ही है। सर कैश और बैंक अकाउंट की तरह है मतलब क्या है, इसमें क्या रहता है? मैंने कहा जब जब आपको पैसा मिलेगा आप रिसीट साइड क्या करोगे, डेबिट करोगे। रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट में 2 साइड होती है, मैं आगे फॉर्मेट आपको बताऊंगा, अभी मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं ताकि जब मैं एडजस्टमेंट डिस्कस करूं आने वाली क्लासेस में तो वो आपको समझ में आए। उसी के बाद अपन फुल एंड फाइनल रिसिप्शन पेमेंट और जो आगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट है वो बनाना सीख पाएंगे। तो पहला अपना टारगेट है कि रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट अपने दिमाग में सेट होना चाहिए, एटलीस्ट ओवरव्यू। आगे डिटेल जैसे जैसे लेक्चर जाएगा मैं पूरा का पूरा फॉर्मेट भी बनाऊंगा, क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगा, बट पहले एक बार जिस्ट होना चाहिए ताकि एडजस्टमेंट जब मैं आपको बता रहा हूं आप विजुअलाइज कर पाओ। तो ये जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है बच्चों, इसमें 2 साइड होती है, एक रिसीट साइड एक पेमेंट साइड। रिसीट साइड मतलब डेबिट साइड, पेमेंट साइड मतलब क्रेडिट। तो जब जब पैसा आएगा चाहे कैश के थ्रू चाहे बैंक के थ्रू, आप हमेशा रिसीट साइड को डेबिट करोगे, मतलब रिसीट साइड में एंट्री मारोगे। जब जब आप किसी को पेमेंट कर रहे हो आप पेमेंट साइड लिखोगे, दैट इज आप क्रेडिट करोगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को। क्लैरिटी है बेटा? सो कैन आई से जब आपको रिसिप्ट हो रही है, जब आपके पास पैसा आ रहा है तो आप इसको, जब प्लस हो रहा है तो रिसिप्ट साइड लिखोगे, जब आपका ये बैलेंस माइनस हो रहा है तो आप इसकी पेमेंट साइड एंट्री करोगे। कौन सी साइड एंट्री करोगे बेटा? पेमेंट साइड एंट्री करोगे। क्लैरिटी है अपने को थॉट प्रोसेस में? बिल्कुल क्लैरिटी है बेटा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का ये आपका ओवरव्यू हो गया। पहला अकाउंट आपके दिमाग में सेट होना चाहिए रिसीट एंड पेमेंट। दूसरा अकाउंट जो है बेटा, वो दूसरा अकाउंट क्या है? वो है मेरे प्यारे बच्चों इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कौन सा अकाउंट है बेटा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सर ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है? मैंने कहा यार जैसे आप पीएनएल अकाउंट बनाते हो, जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, ये अकाउंट सेम टू सेम वैसा ही है और इसमें कोई भी ऐसा डिफरेंस नहीं है। सेम टू सेम जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो वैसे आप ये अकाउंट बनाओगे। सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो हम डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस लिखा करते थे, लॉसेस लिखा करते थे। मैंने कहा बिल्कुल सही बेटा। जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाओगे तो डेबिट साइड मतलब एक्सपेंडिचर साइड आप ये सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस लिखोगे। वैसे का वैसा आप यहाँ पे, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, दिस इज लाइक नॉट पीएनएल, दिस इज लाइक पीएनएल, ठीक है। तो आप एक्सपेंडिचर लिखोगे, एक्सपेंडिचर साइड एंट्री मारोगे। एक्सपेंडिचर हमेशा डेबिट साइड आएगा बेटा, याद रखना, आपको पता ही है लॉसेज आर ऑलवेज डेबिटेड। तो एक्सपेंडिचर साइड लिखोगे मतलब डेबिट साइड लिखोगे एक्सपेंडिचर को, और जो आपकी इनकम होगी, जो आपकी इनकम होगी उसको आप क्रेडिट करोगे। उसको आप क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों? आप क्रेडिट करोगे। क्लैरिटी है थॉट में? मैंने कहा अब जब आप ये अकाउंट बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस आपको याद ही होगा, अगर आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा होती थी प्रॉफिट साइड, तो आप क्या करते थे? आपके पास वहां नेट प्रॉफिट आता था। अगर आपकी डेबिट साइड ज्यादा होती थी, क्रेडिट साइड कम होती थी, आपका नेट लॉस आता था।
यहां पे प्रॉफिट या लॉस तो नहीं लिखते, हम यहां पे लिखते हैं सरप्लस, या हम लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों डेफिसिट। आ रहा समझ? सरप्लस कब आता है? जब आपका इनकम साइड ज्यादा हो और आपकी एक्सपेंडिचर साइड कम। डेफिसिट कब आता है? जब आपका एक्सपेंडिचर साइड ज्यादा हो और आपका इनकम साइड क्या हो मेरे प्यारे बच्चों? कम हो। क्लैरिटी है इसमें? उसके बाद बेटा थर्ड इज अबाउट द बैलेंस शीट। थर्ड इज अबाउट व्हाट बेटा? बैलेंस शीट। नाउ व्हाट इज दिस? इन बैलेंस शीट व्हाट वी गोना डू? नॉर्मली यार आप इसमें एसेट्स एंड लायबिलिटीज लिखते हो और कुछ नहीं है, ये नॉर्मल बैलेंस शीट है। ये आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। आप एसेट साइड सारे एसेट्स लिखोगे और लायबिलिटी साइड आप सारी क्या लिखोगे बेटा? लायबिलिटी। तो बेटा अभी तक मैंने आपको बेसिक्स में क्या बताया? मैंने आपको बताया कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, नंबर 1। मैंने इवन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया जो मोस्ट ऑफ द बच्चा मिस कर देता है कि एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इनकम तो कमा सकती है, बट रिस्ट्रिक्शन किस पे है? उसकी इनकम के यूजेस पे। आप प्रॉफिट मेकिंग वेंचर तो खोलो, बट उससे जो मुनाफा हो उसका आप यूटिलाइजेशन किसके लिए करोगे बेटा? आप उस ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने के लिए करोगे जो आपने एनपीओ जिस पर्पस के लिए आपने ओपन किया है। उसके बाद मैंने बताया कि जब हम फाइनल अकाउंट्स पढ़ेंगे, जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे, तो हमें बेसिकली यहाँ पे 3 अकाउंट्स पे फोकस करना है। पहला अकाउंट है आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है वो आपका कैश एंड बैंक की तरह है। फिर मैंने आपको बताया कि यार आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, उसमें हम पीएनएल की तरह बनाते हैं। डेबिट साइड खर्चे, क्रेडिट साइड सारी इनकम। जब इनकम ज्यादा होगी सरप्लस होगा, जब खर्चा ज्यादा होगा आपका डेफिसिट होगा। और एट द एंड इंपॉर्टेंट चीज बैलेंस शीट, जो अपने को ऑलरेडी पता है 11th में बना रखी है, नहीं भी बनाई है कोई टेंशन नहीं है, मैं आपको यहाँ पे पूरा का पूरा जीरो से बताऊंगा, अज्यूमिंग कि आपने ये बिल्कुल भी पढ़ा ही नहीं। क्लैरिटी है? बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज आएंगी, बनाना सीखेंगे आगे। ये मैंने आपको लिस्ट दिया है ताकि जो मैं एडजस्टमेंट अभी स्टार्ट करूं वो आपके दिमाग में थोड़ा थोड़ा अंदर जाना स्टार्ट हो। सो गाइस, अब अपन जो आगे पढ़ेंगे उस कॉन्सेप्ट का जो नाम है, जो हम पहला इसमें कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। बेटा मैंने पूरे चैप्टर को अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स में आप लोगों के लिए क्या किया है? डिवाइड किया है, ताकि आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है? और अपन लोग ये जो चैप्टर है इसको हम अच्छे से क्या करें बेटा? समझ पाए। ठीक है? तो सबसे पहला जो मैंने कॉन्सेप्ट लिया है उसका नाम है बेटा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। ठीक है? सो मैं कॉन्सेप्ट नंबर 1 लिखता हूं। पहले कॉन्सेप्ट नंबर 1 लिखता हूं। कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या कहता है? कॉन्सेप्ट नंबर 1 बात करता है कि ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है वो जब सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है तो उस दौरान वो कुछ मटेरियल भी कंज्यूम करती है। आ रहा समझे? तो वो मटेरियल कितना कंज्यूम हुआ वो हम लोग कैसे निकालेंगे? ठीक है? तो उसके लिए मैं अब आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर रहा हूं, और इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं पहले एग्जाम्पल का यूजेज लूंगा, फिर अपन क्वेश्चंस भी करेंगे। मैं पहले कॉन्सेप्ट नंबर 1 पढ़ाऊंगा, फिर मैं उसके कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर मैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 पढ़ाऊंगा, फिर उसके कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। ऐसे करके मैंने पूरे चैप्टर को कॉन्सेप्ट वाइज बाइफर्केशन किया है, और एक एक कॉन्सेप्ट को हम एक्सपर्टीज लेते हुए चलेंगे, ताकि जब बड़े क्वेश्चन हम लोग करें तो हमें 1% भी प्रॉब्लम ना हो। जब भी बच्चा प्रिपरेशन स्टार्ट करता है बेटा, वो हमेशा इन्हीं बेसिक्स को मिस कर देता है। वो कोशिश करता है जल्दी जल्दी मैं बिल्कुल बड़े क्वेश्चन पे जाऊं और करना स्टार्ट कर दूं। आज आप चैप्टर नंबर पहला पढ़ रहे हो, आ रहा समझे? आपने एनपीओ भी स्टार्ट किया है, तो होता क्या है, जब आप चैप्टर स्टार्ट करते हो आपको लगता है यार ठीक है ये चीज तो मैं याद भी रख सकता हूँ, याद भी रख सकता हूँ, बट जैसे ही चैप्टर खत्म होने वाला होता है इतने सारे एडजस्टमेंट हो जाते हैं कि अगर लॉजिकली समझ नहीं रखा है तो उनको याद रखना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है बच्चों। ठीक है? तो इसलिए कॉन्सेप्चुअली लॉजिकली पढ़ते हुए अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट नंबर 1, मैं एक एग्जांपल लिखता हूं ताकि मैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम आपके दिमाग में बिल्कुल सेट कर सकूं। एग्जांपल नंबर 1, मैंने कहा बच्चों हमारे पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल था। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, ठीक है? हमारे पास हमने ये परचेज किया, तो परचेजेस ऑफ मटेरियल हुआ कि हमने मटेरियल और खरीदा। थर्ड, हमारे पास एंड में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल बचे। ठीक है? 3 हमारे पास डेटा है, इससे आपको बिल्कुल 100% समझ में आ जाएगा। तो मैंने कहा यहां पे मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है 10,000 का, क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास है लेट्स से 5,000 का, और मैंने ड्यूरिंग द ईयर 80,000 रुपीज का स्टॉक क्या किया और खरीदा।
मैंने अभी अभी आपको जब ओवरव्यू दिया, मैंने आपको ये चीज बिल्कुल अच्छे से समझाई है मेरे प्यारे बच्चों, कि ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, ये रिकॉर्ड करता है मैंने ड्यूरिंग द ईयर कितना खर्चा किया। क्लियर है? तो अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास ये जो ओपनिंग, परचेज और क्लोजिंग है, और मैं यहां पे एक ऐसे ही आप लोगों के लिए रफ में एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर सॉल्यूशन टाइप है, बट मैं सिर्फ एक्सट्रैक्ट बना रहा हूं तो फुल फॉर्म नहीं लिखूंगा क्योंकि एक्सप्लेनेटरी पर्पस है ये। मैंने कहा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया मैंने, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में यहां लाइन खींच दी, और मैंने कहा ये उसकी डेबिट साइड है जो आप समझते हो एक्सपेंस है, और ये क्रेडिट साइड है जो आप समझते हो ये क्या है, इनकम। क्लैरिटी है यहां तक? अब मैंने कहा ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जब मैं डेबिट साइड जाके यहां पे लिखूंगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, तो मुझे वैल्यू कौन सी लिखनी है? मुझे वैल्यू कौन सी लिखनी है? मुझे वैल्यू वो लिखनी है जो मटेरियल मैंने इस साल कंज्यूम किया। अगर मैं कहूं मैंने 80,000 इस साल खरीदा और वही मैंने कंज्यूम कर लिया, तो क्या मैं सही बोल रहा हूं? ऑब्वियसली नॉट यार, मैं सही बोल ही नहीं रहा हूं, क्योंकि कुछ शुरुआत का भी था और कुछ एंड में बच भी गया। तो अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास शुरुआत में स्टॉक था 10,000 रुपए का, मैंने इस साल 80,000 का स्टॉक खरीदा, तो मेरे पास टोटल स्टॉक कितना हो गया? 90,000। उसमें से मेरे पास साल के एंड में 5,000 अभी भी बचा है, तो 10,000 शुरुआत में था, 80,000 खरीदा, टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 90,000। 90 में से 5,000 का स्टॉक एंड में बच गया, तो क्या मैं कह सकता हूं कि इस साल मेरा कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ? कितना मेरा मटेरियल मैंने कंज्यूम किया? 85,000। तो इसको आप फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो फॉर्मूला आया टू कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ये फॉर्मूला आया, और मैंने इसको हाईलाइट कर दिया ताकि आपको पता पड़े ये हेडिंग है, आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है? अब मैंने कहा यहां लिखना स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा सबसे पहले आप लिखोगे ओपनिंग स्टॉक, प्लस आप यहां लिखोगे क्या? परचेजेस, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आप ये तीन चीजें लिखोगे। क्लैरिटी है? फिर आप इसको अंडरलाइन कर दोगे। ठीक है? आप इसको क्या कर दोगे? अंडरलाइन कर दोगे। क्लैरिटी है इसमें? मैंने कहा ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू 10,000, परचेज ऑफ मटेरियल आपने कितना किया? 80,000, उसमें से आपके पास एंड में स्टॉक कितना बचा? 5,000। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टॉक दैट यू यूटिलाइज ड्यूरिंग द ईयर? यार मेरा खर्चा तो वही होगा जितने का मैंने यूटिलाइजेशन किया है, तो मैंने इस साल कितने का मटेरियल कंज्यूम किया? 85,000। अरे बेसिक कॉन्सेप्ट है, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा जिसका नाम था अक्रूवल कॉन्सेप्ट। अक्रूवल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपने इस साल जो खरीदा, जो यूज किया, जिसका पेमेंट किया, आपको जो पैसा मिला, इन सब से दूर हटके आपको सोचना है। आपको यह सोचना है कि खर्चा वो होगा जो इस साल आपने इनकर किया, रादर देन वो जिसका आपने पेमेंट किया। पेमेंट भले ही मैंने इस बार हो सकता है कोई XYZ अमाउंट किया हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अक्रूवल कहता है खर्चा वो होगा जिसका इस साल बेनिफिट मिला। तो मुझे इस साल बेनिफिट कितने का मिला? 10 शुरुआत में था मेरे पास, 80 मैंने परचेज किया, टोटल मेरे पास स्टॉक कितना था? 90, उसमें से 5 बच गया, तो मैंने कितना यूज किया? 85। तो मैंने आपको लॉजिकली आपको समझा भी दिया लेमन लैंग्वेज में, फॉर्मूला भी आपके लिए बना दिया। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग विल गिव यू व्हाट बेटा? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। क्लैरिटी है इसमें? ये आ गया। सर ये ओपनिंग और क्लोजिंग का यूजेज कहां आएगा, ये भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। बिल्कुल बेटा, आप जब बैलेंस शीट बनाओगे, तो आप जब क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओगे, तो ये जो स्टॉक ऑफ मटेरियल है जिसका आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, वो आपका क्या है? एसेट है। तो स्टॉक ऑफ मटेरियल यहां आ जाएगा और यहां पे लिख दोगे आप 5,000। सर वो ओपनिंग वाला, ओपनिंग बैलेंस शीट जब बनाओगे तो वो एसेट साइड आ जाएगा। आई होप गाइज एग्जाम्पल नंबर 1 इज क्रिस्टल क्लियर टू यू। लेट्स बिगिन नाउ विथ एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे? एग्जाम्पल नंबर 2 में 1 का ही एक्सटेंशन होगा मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है? 1 का ही क्या होगा? एक्सटेंशन होगा।
1 का एक्सटेंशन कैसे होगा, आपका स्टॉक है और आपका स्टॉक है यहां पे ओपनिंग स्टॉक, और आप यहां पे ओपनिंग स्टॉक में वैल्यू डालोगे, लेट्स से 12,000, परचेजेस, आप यहां पे परचेजेस का वैल्यू डालोगे, लेट्स से 92,000, आप यहां पे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू डालोगे 8,000। ठीक है, नॉर्मली ऐसा बनता क्वेश्चन। मैं कह रहा हूं लेट व्हाट इफ अगर आपको ऐसे क्लोजिंग ना गिवन हो, मतलब क्वेश्चन यही है, आपके पास ओपनिंग है, आपके पास परचेजेस है, मतलब आपके पास अगर ओपनिंग और क्लोजिंग का वैल्यू ही ना गिवन हो तो व्हाट यू गोना डू गाइस, मतलब ओपनिंग क्लोजिंग का वैल्यू नहीं हो तो अपन क्या करेंगे। मैंने कहा गाइस आप वही इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाला फंडा आप अपनाओ, मैं यहां पे एक्सट्रैक्ट बना देता हूं। गाइस एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर पूरा नहीं बना रहे हैं, बस एक टुकड़ा बना रहे हैं जो इस क्वेश्चन से रिलेट करता है। क्लियर है बेटा फंडा। तो मैंने कहा यहां पे मैं लिखूंगा टू कॉस्ट ऑफ मेटल कंज्यूम, वही जैसे मैंने ऊपर लिखा था टू कॉस्ट ऑफ मेटल कंज्यूम। ठीक है, तो यहां पे हमने लिख दिया टू कॉस्ट ऑफ मेटल कंज्यूम। अब मैंने कहा यहां पे वापस मैं इसको हेडिंग को डिफरेंशिएट करने के लिए इसको अंडरलाइन कर देता हूं, अंडरलाइन क्या है यार, हाईलाइट कर देता हूं। ठीक है, अब यहां पे ओपनिंग स्टॉक लिखूंगा, यहां पे परचेज लिखूंगा, यहां पे क्लोजिंग स्टॉक लिखूंगा। ठीक है, मैंने कहा यहां पे 12 आएगा, यहां पे 92 आएगा और यहां पे 0 आएगा। कहने का मतलब ऐसा है कि मेरा जो मेटल कंज्यूम हो गया वो कितना हो गया, 1,04,000। सर ये क्या चक्कर है, आपने ऐसे कैसे मान लिया क्लोजिंग स्टॉक 0 है। अरे यार गाइज अगर क्लोजिंग स्टॉक बचा होता तो क्वेश्चन आपको वैल्यू देता। इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, चाहे वो भले ही क्लोजिंग स्टॉक के बारे में हो, चाहे वो भले ओपनिंग स्टॉक के बारे में हो, अगर मुझे कोई जानकारी नहीं दे रखी है, इफ आई एम नॉट प्रोवाइडेड विद द इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू द ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक, मेरे प्यारे बच्चों उस एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन वाले केस में हम हमेशा ये अज्यूम करेंगे कि ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या है, 0। यहां पे ओपनिंग स्टॉक 12,000 दे रखा है, 92 मैंने परचेज किया, तो मेरे पास टोटल इस बार कितना स्टॉक अवेलेबल था यूज के लिए, 1,04,000। कुछ बचा ही नहीं तो मैंने कितने का यूज कर लिया, 1,04,000। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाऊंगा तो ओपनिंग स्टॉक आएगा, क्लोजिंग स्टॉक तो है ही नहीं, तो क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस शीट में स्टॉक ऑफ मेटल नाम से नहीं आएगा। सो गाइस कॉस्ट ऑफ मेटल कंज्यूम निकालना मैंने आपको बता दिया, ये था एग्जांपल नंबर 2। क्लियर है बेटा फंडा। मैं अब आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, जो मैंने अभी तक लिखवाया है उसको आप छोटा छोटा आप उसको कॉपी कर सकते हो। अगर आप ये लेक्चर ऑनलाइन देख रहे हो तो आपको मैं अभी फुल स्क्रीन ये दिखा दूंगा, आप इसको पॉज कर सकते हो, क्योंकि मैं इतना टाइम पूरा टाइम तो दूंगा नहीं एग्जैक्ट आप कॉपी कर लो, तो आप इसको क्या करें पॉज कर लें, पॉज करके आप इसको कॉपी कर सकते हैं। तो मैं एक एक स्क्रीन आपको दिखाता जा रहा हूं, आप उसको पॉज करके आप उसको कॉपी कर ले, फिर नेक्स्ट वाले पार्ट पे आप क्या करें बेटा, मूव करें। क्लियर है बेटा फंडा। तो अब आप स्टार्ट करें। बेटा अच्छे से देखना, कोई ऐसा पार्ट नहीं होना चाहिए जो आप मिस कर दो, और बढ़िया से एक कॉपी बनानी है जिसको आप क्लास वर्क का नाम दे सकते हो, और क्लास वर्क का नाम देके आप क्या करो, उसमें ये जो मैं क्लास में लिखवाता हूं सारे एग्जाम्पल वगैरह आप ये उसमें लिखना चालू करो। गाइज ये मत सोचना कि आप ये ऑनलाइन देख रहे हो और इसमें आप पे क्या कंट्रोलिंग रहेगी, कैसे रहेगी, कैसे सर हम लोग मैनेज करेंगे। बेटा आपको पूरा का पूरा ऑफलाइन वाला ही इसमें फील आएगा, कोई ऐसे टेंशन की बात नहीं है। मैं बकायदा हर लेक्चर के बाद अगर कोई होमवर्क होगा तो वो आपको दूंगा, ऑब्वियसली लेक्चर नंबर 2 के बाद आपको होमवर्क मिलना स्टार्ट होगा। तो इन शॉर्ट आपको 2 कॉपी बनानी है, एक आपकी क्लास वर्क कॉपी रहेगी जिसमें आप ये क्लास नोट्स बनाओगे सारे के सारे, एक आपकी जो दूसरी कॉपी होगी वो आपकी होगी जो होमवर्क कॉपी होगी, जिसमें जब मैं होमवर्क आपको दूंगा तो वो आप होमवर्क क्या करोगे बेटा, करोगे। ठीक है, तो आई होप ये वाला पार्ट आपने कर लिया होगा, ये वाला। अब मैं सेकेंड वाला पेज दिखा रहा हूं आपको। पॉज करके बेटा कॉपी कर लो आप।
ओके गाइस, तो मैं आगे कर रहा हूं अब। तो गाइस नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं मैं अब। आई होप गाइस पॉज करके आपने इसको कॉपी कर लिया होगा। अब मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं। गाइस रोज का रोज करना है। डू नॉट थिंक कि हाँ ठीक है, कई बच्चे ऐसे स्मार्ट बन सकते हैं कि वो लोग इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट कर लें कि यार बाद में कर लेंगे कॉपी। गाइज दैट विल बी अ रॉन्ग थिंग टू डू, क्योंकि गाइज जो ये लेक्चर मैं आप लोगों के बना रहा हूँ वो अप्रोक्सीमेटली 30 टू 35 मिनट्स के रहेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक। किसी में थोड़ा ज़्यादा हो जाए, किसी में थोड़ा कम, तो 30 टू 40 मान लो मैक्स टू मैक्स। जो बाकी रिमेनिंग 20-25 मिनट्स हैं वो इसीलिए हैं ताकि जो मैं ड्यूरिंग द लेक्चर आपको पढ़ाऊँ वो आप अच्छे से कॉपी कर सको। तो लेक्चर फ्रेम ही इसी तरीके से हैं कि यू कैन कॉपी ऑल्सो साइमल्टेनियसली साथ साथ में। 1 घंटे का जो नॉर्मली एक क्लास का आउटपुट होता है वो इसमें आ जाएगा पूरा का पूरा, इंक्लूडिंग आप कॉपी करोगे तो। बट अगर आप डिले करते रहोगे कॉपी करना तो ट्रस्ट मी इट विल बी नॉट ऑफ मच यूज। सो गाइस एक और एग्जांपल अपन करते हैं, उसके बाद अपन लेक्चर नंबर 1 को रैप अप करेंगे, फिर लेक्चर नंबर 2 में अपन लोग मिलेंगे। सो गाइस स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। जब मैं एग्जाम्पल नंबर 3 की बात कर रहा हूं, अगेन आप समझ सकते हो मैं बस वैरायटीज पे जाऊंगा, बेसिक मैं आपको समझा चुका हूं। लेट्स से आपके पास ओपनिंग स्टॉक है, आपके पास ओपनिंग स्टॉक है 10,000 का, ठीक है। आपने परचेज किया, परचेजेज ऑफ मटेरियल, परचेज ऑफ मटेरियल आया, परचेज ऑफ मटेरियल आया, परचेज को थोड़ा सा चेंज करते हैं, वैरायटी मिलेगी परचेज। आप समझ सकते हो परचेज आता था अभी तक, अब मैं यहाँ पे वर्ड चेंज कर रहा हूँ, यहाँ नाम लिख रहा हूँ मैं अब पेमेंट, पेमेंट फॉर मटेरियल। तो आपने मटेरियल के लिए पेमेंट किया मेरे प्यारे बच्चे, मटेरियल के लिए पेमेंट किया आपने 1,25,000 रुपए। क्लोजिंग स्टॉक है आपके पास, और वो जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी वैल्यू है 12,000। अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन में वैल्यू दिया हुआ रहता है तो एज अ स्टूडेंट व्हाट यू विल डू नाउ, बिकॉज आप देखो इसमें ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस नहीं है, यहां पे क्या है आपके पास पेमेंट्स, और आपके पास क्या है क्लोजिंग स्टॉक। तो जब ऐसी मेरे पास इंफॉर्मेशन होगी तो मैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा और कैसे मैं मेरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में मैं अपना एक्सपेंस कैसे बुक करूंगा। सो गाइज लेट्स ट्राई टू स्टार्ट, ठीक है। जब भी मेरे पास ऐसा क्वेश्चन होगा, आप ऑलरेडी जानते हो कि अपना फॉर्मूला तो फिक्स है, अभी तक फॉर्मूला तो आपको याद हो ही गया होगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम क्या कहता है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कहता है बॉस पहले तो ये निकालो कि आपके पास माल बेचने के लिए कितना था। तो हमारे पास बेचने के लिए माल कितना था, हमारे पास बेचने के लिए माल था 10,000 तो इनिशियल, उसके बाद 1,25,000 के लिए हमने पेमेंट किया। सर ये जो पेमेंट है आप उसको परचेज की तरह ट्रीट कर रहे हो। मैंने कहा यार देखो वैसे तो गलत है,
मैं अपनी पेमेंट को परचेज के बराबर नहीं मान सकता, बट क्योंकि मेरे पास और कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं है, तो मैं ये अज्यूम करूंगा कि जो मैंने इस साल माल खरीदा है, परचेज किया, उसका पेमेंट मैं हाथों हाथ कर रहा हूं, तो पेमेंट इज इक्वल्स टू परचेजेस। तो इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन आई विल अज्यूम माई पेमेंट एज इक्वल्स टू माई परचेजेस, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। गाइज ये अजम्पशन हर क्वेश्चन में नहीं चलेगा, ये आपको अगले लेक्चर में समझ में आएगा, क्योंकि यहां पे मेरे पास तरीका नहीं है परचेज निकालने का, तो अज्यूम कर रहा हूं मैं पेमेंट इज इक्वल टू परचेज, क्योंकि अगले जो क्वेश्चन जो अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे वहां पे हमारे पास तरीका रहेगा, तो दिस अजम्पशन विल नॉट वर्क देयर। ठीक है, तो लेट्स ट्राई टू पुट अप द वैल्यूज। 10,000, उसके बाद 1,25,000, टोटल मेरे पास 135 था, जिसमें से बच गया 12,000, तो मैंने कितने का माल यूटिलाइज किया? 1,23,000। तो इस साल जितने का माल यूटिलाइज किया, एक्सपेंस भी वही। मैं अगर ओपनिंग बैलेंस शीट बनाता तो ओपनिंग स्टॉक उसमें एसेट साइड आता, मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाता तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल मेरे एसेट साइड आता। क्लैरिटी है बेटा? फटाफट अब ये वाला पार्ट भी आप कॉपी कर लो अच्छे से, ताकि अपने पास कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो गाइज आई होप आप लोगों ने इसको पॉज करके कॉपी कर लिया होगा। अब अपन मूव करते हैं बेटा, अब अपन एक बार समरी लेते हैं, फिर रैप अप करते हैं। सो गाइज आई होप अच्छे से कॉपी कर लिया होगा, सारा का सारा पार्ट जो इंस्ट्रक्शंस थे वो आपने फॉलो कर लिए होंगे। गाइज लेट मी नॉट रिपीट माई सेल्फ, ये जो भी अपनी क्लासेस हैं ये आपको सेम टू सेम ऑफलाइन जैसी लगेंगी। जब जब मेरा एक टॉपिक खत्म होगा, मैं आप लोगों के लिए टेस्ट पेपर भी अपलोड करूंगा, वो टेस्ट पेपर आपको सॉल्व करने हैं और शेयर करने हैं मेरे साथ। मीडियम आपके साथ सारे शेयर कर लिए जाएंगे कि अपन कैसे किस तरह से काम करेंगे। सो गाइज आई होप पहला वाला लेक्चर आपको क्लियर होगा। हमने इस लेक्चर में क्या क्या किया? नंबर 1, हमने सबसे पहले ये समझा कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। नंबर 2, हमने ये देखा कि ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के जब हम अकाउंट्स बनाएंगे तो हमें बेसिकली डील करना है 3 टाइप ऑफ अकाउंट से। पहला हमें डील करना है किससे? हमें डील करना है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से। दूसरा हमें डील करना है किससे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से। तीसरा हमें डील किससे करना है? बैलेंस शीट से। अगर ये तीनों कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में सेट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद हम लोगों ने चालू किया बेटा कॉन्सेप्ट नंबर 1। मैं आपको बहुत सारे, मतलब मैं क्या करता हूं, जो भी चैप्टर पढ़ाता हूं उसको मैं कॉन्सेप्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। बच्चे को एक एक कॉन्सेप्ट कराता हूं, खुद के एग्जाम्पल देता हूं, उसके बाद मैं बच्चे को बुक के क्वेश्चंस कराता हूं, और उसके बाद वो कॉन्सेप्ट अपन क्या करते हैं बेटा? क्लोज करते हैं। तो ट्रस्ट मी, ऐसा आपका बिल्कुल मक्खन की तरह हो जाएगा पूरा का पूरा सब्जेक्ट, के कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यू कैन 100% एंड कंप्लीटली डिपेंड अपॉन मी फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ठीक है गाइस, so do share the videos with your friends also, make them aware that we have started this online mode also, and we are getting the complete lectures and the details, and see you guys in the next lecture. Bye bye, take care till then, and do revise before going into the next lecture.